केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव के लिए 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश कर दिए हैं। नए दंड संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी। 133 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को बदला गया है और 9 धाराओं को हटा दिया गया है। राजद्रोह का कानून हटाकर देश की अखंडता के प्रति अपराध की धारा रखी गई है। कुल 313 बदलावों के साथ नए कानूनों की मदद से पुलिस को 180 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अधिकतम 3 साल में मुकदमे का फैसला आएगा। आरोप तय होने के 30 दिन के अंदर सजा सुना दी जाएगी। 2027 तक सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में सांसदों की हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली प्रगति मैदान से इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक गई। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का उत्सव मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि 2047 तक भारत विश्व के शीर्ष पर होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है। राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान बिना पूछे 5 सांसदों का नाम लिखकर अपना प्रस्ताव पेश कर दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में पीएम मोदी को नीरव कहने पर अधीर रंजन चौधरी को भी निलंबित किया गया है। सभी का निलंबन विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में और भी दल शामिल होने वाले हैं, जो अभी डर के मारे हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जबरन सीएम बनाया था। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। जेपी नड्डा कल मिदनापुर जिले के कोलाघाट में बीजेपी की पूर्वी पंचायत कार्यशाला में हिस्सा लेंगे और पंचायत चुनाव में हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले भी 2 दिनों तक कोलकाता में संघ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में बाढ़, सड़क, किसान, सांड और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने जिले में ही सांड सफारी बना लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चांदी की चम्मच में खाने वालों को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि ये 2014, 2017, 2019 और 2021 में हारे हैं। 2024 में इनकी 0 सीटें आने वाली हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए 12 अगस्त को ही वोटिंग होनी थी। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने बीजेपी सांसद और महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और हवाला केस के आरोपी नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 17 महीने बाद अंतरिम जमानत दे दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। नवाब मलिक को फरवरी 2022 में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश में संसद में मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो 3 दिन तक चला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ वो समाप्त हो गया। ये प्रस्ताव गिर गया और देश ने ये सोचा कि अब इस चैप्टर की समाप्ति हो गई है और अब हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ये कहानी चल रही है। इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के नए हमले के बारे में बताएंगे। कल संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के बाद आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो संसद में तो नहीं बोले, उन्होंने सोचा कि संसद से बाहर बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जहां उनका सोलो परफॉर्मेंस हो सके, रोकने टोकने वाला कोई ना हो। और आज उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से, मणिपुर पर उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 21 मिनट तक चली, 21 मिनट्स, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में जो भाषण दिया, उस भाषण के दौरान वो हंस रहे थे और उनका भाषण पूरी तरह से राजनीतिक था, लेकिन उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और ये मणिपुर के लोगों का अपमान है। राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है और वो मणिपुर को बचाना नहीं चाहते बल्कि जलाना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने भारत माता पर दिए अपने बयान पर भी आज सफाई दी। पहले आप उनका ये पूरा बयान आज का सुन लीजिए और फिर मैं एक बड़ा सवाल उठाऊंगा, लेकिन पहले आज उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला, हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। तो संसद में अगर राहुल गांधी बोलते, वैसे उन्हें मौका मिला था और 36 मिनट तक वो बोले भी, और 36 मिनट के इस भाषण में लगभग आधा भाषण जो है वो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो। हैरानी की बात जो है आज की ये है कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने विवादित फ्लाइंग किस के बारे में एक बार भी कोई बयान नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी। आपको याद होगा जिस दिन वो संसद भवन में बोल रहे थे, जिस दिन लोकसभा में बोल रहे थे, उस दिन एक उनके फ्लाइंग किस को लेकर बहुत विवाद हुआ था। और आज उन्होंने इस फ्लाइंग किस के बारे में ना तो कोई सफाई दी, ना कोई बयान दिया, इसके बारे में बात ही नहीं की। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके सामने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए थे, न्यूज चैनल्स के पत्रकार थे, अखबारों के थे और भी दूसरे पत्रकार थे, लेकिन देश के किसी भी पत्रकार ने राहुल गांधी से उनके फ्लाइंग किस के बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं, एक सवाल पूछने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी अक्सर ये बात कहते हैं प्रेस से, मीडिया से, कि आप लोग सवाल नहीं पूछते, लेकिन राहुल गांधी से भी कोई सवाल नहीं पूछता। सोचिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 मिनट तक चली और कई पत्रकारों ने इस दौरान राहुल गांधी से सवाल भी पूछे, लेकिन इस दौरान फ्लाइंग किस का एक बार भी कहीं भी किसी भी तरफ से कोई जिक्र नहीं आया। जबकि सच्चाई यह है कि जिस मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि वो हंस रहे थे, वो गंभीर नहीं थे, उसी मणिपुर पर भाषण देते समय इसी लोकसभा में उन्होंने भी एक फ्लाइंग किस दी थी। विवादित तौर पर कहा तो यही जा रहा है कि उन्होंने दी थी। अब अगर उन्होंने नहीं दी थी तो उन्हें बाहर आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये फ्लाइंग किस नहीं दी थी। और इसके लिए उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एनडीए की 23 महिला सांसदों ने बाकायदा एक लिखित शिकायत भी की है।
लेकिन राहुल गांधी ना तो इस पर खुद बोले और ना ही किसी भी पत्रकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से इस फ्लाइंग किस पर कोई सवाल किया। इसलिए आज आप खुद तय कीजिए कि क्या मणिपुर पर लोकसभा में बहस के दौरान फ्लाइंग किस देना मणिपुर का अपमान नहीं है? क्या फ्लाइंग किस किसी विषय पर गंभीरता का सूचक हो सकती है? प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में जो 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया, उसमें उन्होंने 28 मिनट सिर्फ मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की थी, 28 मिनट, जबकि राहुल गांधी का पूरा भाषण ही 36 मिनट का था, जिसमें 16 मिनट तक, शुरुआती जो 16 मिनट थे, वो सिर्फ अपनी भारत जोड़ो यात्रा का वृतांत बताते रहे, अपने अनुभव बताते रहे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सिर्फ मणिपुर की बात क्यों नहीं की, बाकी बातें क्यों की, जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में सबसे कम समय मणिपुर को ही दिया था, अपने से कम समय उन्होंने मणिपुर को दिया। और यही बात आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कही और उन्होंने राहुल गांधी पर मणिपुर के बहाने नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। और उनके इस आज के बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आप देखिए। कभी भी ये लोग भारत माता और भारत माता की जय नहीं बोलते थे। मैंने बहुत बार, मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं, यही कांग्रेस के कालखंड में, कांग्रेस के सरकार के समय में भारत माता की जय बोलने के कारण केस लगा दिया गया, लेकिन वो लोग अभी भारत माता के बारे में बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा साइन, एक तरह से अच्छा साइन है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों। हमारा अगला विश्लेषण अंग्रेजों के जमाने के उन कानूनों से जुड़ा है जिनसे आजादी दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने आज संसद में 3 बिल वो लेकर आई। भारत में फिलहाल अपराधों को लेकर 3 तरह के कानून चलते हैं। एक है इंडियन पीनल कोड, जिसे आप आईपीसी के नाम से जानते हैं, दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी, और तीसरा है द इंडियन एविडेंस एक्ट। और इन तीनों कानूनों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये सारे कानून अंग्रेजों के जमाने के लगते हैं? ये ज्यादातर जो कानून है ये अंग्रेजों के जमाने के हैं और 150 वर्षों से भी ये कानून ज्यादा पुराने हैं। और अब केंद्र सरकार इन्हें बदलने के लिए आज नए बिल लेकर आई है। आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए हैं। इनमें एक बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पीनल कोड की जगह लेगा। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी की जगह लेगा। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यानी इन कानूनों की मदद से अंग्रेजों के कानून अब भारत में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, आजादी के लगभग 76 साल बाद। और इनकी जगह भारत के अपने कानून, जो भारत के लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं और आज के समय के अनुसार बनाए गए हैं, अब ये नए कानून देश में लागू हो जाएंगे। क्योंकि लागू आप ही के ऊपर होंगे, इसलिए आपको सबसे पहले इन कानूनों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इन तीनों बिलों को एक संसदीय कमेटी के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है और इन नए कानूनों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में इस बदलाव पर क्या कहा। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं
कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। अब अगर ये तीनों नए बिल लागू हो गए, ये कानून बन गए, तो कई अपराधों में सजा की जो रूपरेखा है और उन अपराधों की जो परिभाषा है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह और देशद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नया कानून आएगा जिसमें भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा जो होगी वो 7 वर्ष की होगी, जबकि मौजूदा कानून में यही सजा 3 वर्ष की है। यानी नया कानून अब और ज्यादा सख्त हो जाएगा, इसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो भी भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन राजद्रोह जो शब्द है, अब राजद्रोह कानून समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजद्रोह जो कानून है वो अंग्रेजों के जमाने में लाया गया था और अंग्रेज जो हैं भारतीयों को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नए कानून में आतंकवाद के मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को जोड़ा जाएगा। लापरवाही के मामलों में अधिकतम सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल हो जाएगी। यानी जो लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके किसी की जान ले लेते हैं, यह आपके लिए खास तौर पर है। हमारे देश में लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग को स्वीकार कर लिया है। लोग खुद भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं और जो सामने से कर रहे होते हैं उन्हें भी रोकते नहीं हैं। अब ये आम बात हो गई है। लेकिन अगर आपने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की और उसकी वजह से कोई व्यक्ति मारा गया तो अब 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें, उनके परिवार वाले भी अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि आपके परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है और अगर उसके हाथों कोई व्यक्ति मारा जाता है सड़क पर, तो आपका वो परिवार का व्यक्ति 7 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो अगर वो खुद नहीं मान रहा है तो कम से कम परिवार के लोगों को और दोस्तों को उसे समझाना चाहिए। नए कानूनों में अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए भी पहले अब कोई प्रावधान नहीं होगा और धारा 377 को इससे हटा दिया जाएगा। बलात्कार पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए नए प्रावधान लागू किए जाएंगे। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मौत की सजा के प्रावधान को अब जोड़ा जाएगा। 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से रेप के खिलाफ अलग कानून होगा और ऐसे अपराधों में अधिकतम सजा को 20 वर्ष कर दिया जाएगा। यानी ये कानून अब सख्त हो जाएंगे। बलात्कार के दूसरे मामलों में न्यूनतम सजा 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी जाएगी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मामले बहुत आते हैं आजकल। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा के मामलों में अब मौत की सजा का प्रावधान होगा। अगर मॉब लिंचिंग कोई करता है तो उसे मौत की सजा होगी। दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए एक नया प्रावधान लाया जाएगा। अगर ये लोग भारत नहीं भी आते, पकड़ में नहीं भी आते हैं, तो भी इन पर भारत में मुकदमा चल सकता है। और जिन सेक्शन में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, उन मामलों में फोरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना अब आवश्यक होगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर इस बार खास ध्यान दिया जाएगा और आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ दिया गया है। एक और बहुत खास बात, गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसे अपराध माना जाएगा। यानी जो लोग
अपना नाम और अपना धर्म बदलकर लड़कियों को धोखा देते हैं, ऐसे मामलों को अब अपराध माना जाएगा। सरकार ने कहीं भी लव जिहाद का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा देश में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जहां जो लड़का है वो अपना नाम बदल लेता है, अपना धर्म बदल लेता है, फिर किसी लड़की से दोस्ती कर लेता है और फिर लड़की का शोषण करता है, उसे ब्लैकमेल करता है। पहले ये सारे लोग बचकर निकल जाते थे, पर अब ये अपना नाम बदलना और अपने धर्म को बदलकर किसी लड़की के साथ संबंध बनाना एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत अब हमारे देश में होगी और वैवाहिक बलात्कार को नए कानूनों में भी अपराध नहीं माना जाएगा। इन तमाम कानूनों के साथ भारत सरकार एक और बिल लेकर आई है जो कल राज्यसभा में पेश हुआ, और यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सके। असल में इसी साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था और कहा था कि अब से देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति उसी प्रक्रिया के तहत होगी जिस प्रक्रिया के तहत सीबीआई के चीफ को नियुक्त किया जाता है। इसके लिए पहले एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी और यह कमेटी जिन नामों की सिफारिश करेगी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाएगा और इस कमेटी में कुल मिलाकर 3 लोग होंगे। तो समझने वाली बात यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हें चुनने के लिए 3 लोगों की कमेटी होगी। ये 3 लोग मिलकर चुनेंगे। ये सीबीआई के चीफ को भी यही लोग चुनते हैं और अब मुख्य चुनाव आयुक्त को भी यही 3 लोग मिलकर चुनेंगे। ये लोग कौन होंगे? 3। पहले होंगे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता और तीसरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। यह फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हो कि देश के मुख्य न्यायाधीश भी उस सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे जो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करती है। इस फैसले से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा ऐसे ही की जाती थी, लेकिन इसके बाद वर्ष 2015 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अलग अलग कई याचिकाओं में यह मांग की गई कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है। और 8 वर्षों के बाद इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया। यानी अब यह केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रह जाएगा यह तय करना कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, क्योंकि इससे पहले आरोप ये लगते थे कि जो केंद्र सरकार है वो अपने मनपसंद अफसरों को, अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी और वो फिर चुनाव आयोग जो है वो किसी एक खास पार्टी को मदद करने लगेगा। इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लग रहे थे। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि यह फैसला तभी तक लागू रहेगा जब तक संसद में इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं बन जाता, और सरकार ने बिल्कुल वही किया। वो सिर्फ 5 महीनों के अंदर इस पर एक नया बिल ले आई जो कल राज्यसभा में भी पेश हो चुका है। अब इस नए बिल के तहत भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का चयन अब भी 3 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी ही करेगी, लेकिन अब इस कमेटी से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया है और उनकी जगह इस कमेटी में कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को शामिल किया गया है जिनका चुनाव भी स्वयं प्रधानमंत्री ही करेंगे। यानी अब इस कमेटी में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मंत्री और तीसरे होंगे विपक्ष के नेता, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इसमें कोई जगह नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और ऐसा करके केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि अदालत ने खुद ही अपने आदेश में कहा था कि सरकार संसद में कानून लेकर आती है तो उसके द्वारा दिया गया आदेश अमान्य हो जाएगा और यही कानून न्यायोचित होगा जो संसद बनाएगी, और सरकार भी वही कर रही है। लेकिन यह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार ने यह बिल लाकर मुख्य न्यायाधीश को ही उस सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया है जो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करेगी। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने संसद में बाकायदा कानून बनाकर या बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। तो यहां आप ये देखिए, बड़ी जो तस्वीर है वो ये कि केंद्र सरकार
और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है और केंद्र सरकार संसद में नया बिल लाकर उस आदेश को पलट देती है। इससे आप समझिए आप, और ऐसा इस हाल के 2 हफ्तों में 2 बार हो चुका है। एक मामला तो यह है कि जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, और दूसरा मामला दिल्ली सरकार से जुड़ा है, जिसमें हाल ही में सरकार ने यह कानून बनाया कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला था इस मामले पर वो दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया था, लेकिन केंद्र सरकार उसे पलट कर उन्होंने वो बिल ले आए संसद में और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी पलट दिया। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को पलटा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार ये जो कदम उठा रही है इसके मायने क्या है। इस स्थिति को आपको अंग्रेजों के एक शब्द से समझना होगा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी के एक शब्द को पुश बैक। इसका मतलब होता है किसी चीज को पीछे की तरफ धकेलना, और अभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ यही कर रही है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को पुश बैक कर रही है और यह कह रही है कि आप अपनी हदों में रहिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आपका जो कार्यक्षेत्र है आप सिर्फ उसमें काम कीजिए, सरकार के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश मत कीजिए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत कम होता है, लेकिन सरकार ये कोशिश अब लगातार कर रही है। इसके पीछे आपको एक पहले बैकग्राउंड को समझना होगा। वर्ष 1989 से लेकर 2014 तक भारत में लगातार गठबंधन सरकारें रहीं। ऐसी सरकारें जो बहुत कमजोर थीं, जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, और उनके जो नेता थे यानी प्रधानमंत्री थे वो भी बहुत कमजोर स्थिति में थे, क्योंकि वो गठबंधन पर निर्भर करते थे और उनके पास कोई भी कानून बनाने की या किसी भी कानून को पलटने की संसद में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, बहुमत था ही नहीं। ये पूरा दौर लगभग 30 वर्षों तक ऐसा चला जिसे आप गठबंधन सरकारों का दौर कह सकते हैं। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते थे, लेकिन क्योंकि इस दौरान देश में सरकारें बहुत कमजोर थीं और गठबंधन सरकारों का शासन था, इसलिए कोई भी सरकार कभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट नहीं पाई। और उस जमाने के जो प्रधानमंत्री थे और जो सरकारें थीं वो चुपचाप सुप्रीम कोर्ट की जो ओवर रीच थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघा था, उसे वो स्वीकार करते चले गए, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास कोई बहुमत नहीं था। और कई बार ऐसा भी हुआ जब सरकार, ये जो कमजोर सरकारें थी गठबंधन की, ये फैसले या तो ले ही नहीं पाती थी या अक्सर गठबंधन सरकार के जो अपने प्रेशर्स होते हैं उसकी वजह से गलत फैसले ले लिया करती थी। अपने किसी सहयोगी दल के दबाव में आकर कुछ गलत फैसला ले लिया, और ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी ही पड़ती थी। और धीरे धीरे ये एक चलन बन गया, ये एक आदत सी बन गई। और आप ये समझ लीजिए कि लगभग 30 वर्षों तक आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नेंस में सरकार कैसे चलनी है, कौन किसको चुना जाएगा, कौन से कानून बनेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी के समय में जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत से लोकसभा में थी और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता थी, तब उस दौर में न सिर्फ संविधान में कई संशोधन हुए, बल्कि अदालतों के फैसले को इंदिरा गांधी की सरकार ने कई बार पलटा। 1975 में देश में इमरजेंसी भी इसलिए लगी क्योंकि इंदिरा गांधी अपने खिलाफ आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानना नहीं चाहती थी और उन्होंने इस फैसले को इमरजेंसी लगाकर रोक दिया। और यही चीज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी की, जब उन्होंने तलाक से जुड़े शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर एक दूसरा कानून बना दिया। आप याद कीजिए, शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग आया था, लेकिन राजीव गांधी के पास बहुमत था और उन्होंने संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नया कानून लाकर पलट दिया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी के पास पूर्ण बहुमत था और राजीव गांधी के पास भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वो चाहें जैसा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा सुप्रीम कोर्ट को वापस पुश किया। लेकिन राजीव गांधी के बाद वर्ष 1989 से लेकर 2014 तक देश में ऐसी सरकारों का शासन रहा जिनके पास बहुमत था ही नहीं और जिनके पास मजबूत नेता भी नहीं थे। इसलिए इन सरकारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और अदालत ने जो फैसला दे दिया, इन सरकारों ने या तो अपनी खुशी से या मजबूरी में उन फैसलों को ये लोग मानते चले गए और उसके बाद हमारे देश में एक चलन बन गया और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ही रिमोट कंट्रोल से बड़े बड़े फैसले लेने लगा। लेकिन 2014 में
जब नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई और वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब ये व्यवस्था तब से अब ये धीरे धीरे बदल रही है और सरकार अदालत को पुश बैक करके संसद में अपने हिसाब से कानून बना रही है और ये पूरी तरह संवैधानिक भी है। और इससे सरकार ये स्पष्ट कर पा रही है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर फैसला भी सरकार द्वारा या फिर संसद द्वारा ही लिया जाएगा। सरकार के कार्यक्षेत्र में जो बड़े फैसले हैं उसमें जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में अब एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है जो अपने हिसाब से कानून ला सकती है। 1952 से चुनाव आयुक्त की हम नियुक्तियां करते आए हैं। 52 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी कर रहे हैं और कमिश्नर की भी कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी की है। उसके बाद 91 में एक कानून आया जिसमें सर्विसेज लिखा हुआ है, अलाउंसेज लिखा हुआ है, टेन्योर लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट कैसे हुआ नहीं लिखा हुआ था 91 में। तो वो एक विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बाकी है भाई, अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो हमने इस नए बिल में एक हम सर्च कमेटी बना रहे हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होंगी, 2 उसके सचिव होंगे और वो 5 नामों की सिफारिश करेगी। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। क्या गलत है इसमें? हार का डर, खौफ इस बिल में नजर आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाए एक ऐसी समिति द्वारा जहां सब अपनी निष्पक्ष राय दे सके। नेता विरोधी दल, प्रधानमंत्री जी, आप खुद। अब आपको लगता है कि न्यायपालिका पर आपका भरोसा नहीं है। न्यायपालिका के सर्वोच्च पद मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ अब कल राज्यसभा में चुपचाप चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए बिल लेकर आए और उसमें गठन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा, जो 3 सदस्यीय पैनल होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। परंतु प्रधानमंत्री जी ने उसको दरकिनार करते हुए ये कहा कि 2 बीजेपी के रहेंगे और 1 विपक्ष का, यानी कि बीजेपी के लोगों को अपॉइंट करेंगे, बीजेपी के लोगों को जिताएंगे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मतलब खत्म। तो जो बड़ी बात है समझने की वो ये है कि जैसा हमने आपको पहले बताया कि पहले इंदिरा गांधी एक बहुत मजबूत नेता थी, उनके पास मेजॉरिटी थी। उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी को भी एक बहुत बड़ा बहुमत मिला था और ये 2 ऐसे नेता थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद के बाहर जाने नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगर कोई ऐसा फैसला किया भी, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो ये नेता उन्हें रोक दिया करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के इस फैसले को रोकने के लिए आपको एक नया कानून बनाना होता है और नए कानून के लिए आपको चाहिए संसद में बहुमत और फिर एक मजबूत नेता। और गठबंधन का जो दौर हमारे देश में रहा, उस दौरान ये सब समाप्त हो गया और लगभग 30 सालों तक अदालतों ने बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले इस देश में लिए और हमारे देश के नेताओं को भी असल में उसी की आदत पड़ गई। अगर आज आप देखेंगे तो हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो उनके कार्यक्षेत्र की जो चीजें हैं वो भी वो जुडिशरी से ही कराना चाहते हैं, अदालतों से ही उसके बारे में फैसला लेना चाहते हैं। और आज आपने देखा होगा कि अब बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो तमाम मुद्दे अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, रफाल का मुद्दा हो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और कोई मुद्दा अगर आ जाए जैसे मान लीजिए ये दिल्ली सरकार का मुद्दा था ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। किसी की नियुक्ति हो जाए वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अभी आप देखिए कि ईडी चीफ की जो नियुक्ति के बारे में था, उनको एक्सटेंशन देने के बारे में था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि ईडी के जो चीफ हैं उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी लगभग हर चीज जो असल में सरकार को तय करनी चाहिए, किसी मंत्रालय को तय करनी चाहिए, किसी विभाग को तय करनी चाहिए, वो फैसला भी जो है वो अदालतों द्वारा लिया जा रहा है और ये सरकार इसी को रोकना चाहती है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोल रहे थे, इस दौरान उन्होंने मणिपुर के मामले में एक इशारा भी किया था, वो आप सुनिए। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं।
और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों। अब हम आपको रशिया के चंद्रयान के बारे में बताएंगे जो आज ही लॉन्च हुआ है। और यह चंद्रयान भारत के चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। रशिया ने आज अपने स्थानीय समय अनुसार देर रात 2:10 पर और भारतीय समय अनुसार सुबह 4:40 पर अपना यह लैंडर मिशन लॉन्च किया, जिसे उसने लूना 25 का नाम दिया है। इसमें लूना का अर्थ चंद्रमा से है, क्योंकि यह रशिया द्वारा लॉन्च किया गया है और यह 25वां उनका मून मिशन है, इसलिए इसे लूना 25 का नाम दिया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि रशिया ने 47 वर्षों के बाद अपना कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा के मिशन पर भेजा है और यह सब कुछ अचानक से हुआ। रशिया अपने इस मिशन को वर्ष 2021 में लॉन्च करने वाला था, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। और कुछ महीने पहले ही रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वो अब भी अपने इस मून मिशन को लेकर तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा से सबसे कम दूरी सिर्फ 170 किलोमीटर रह गई है और भारत चंद्रमा पर इतिहास रचने के बेहद करीब है, तभी रशिया ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया। और अब रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ये बात कह रही है कि उसका अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान 3 से भी पहले चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत की जगह रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसका लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली बार सुरक्षित लैंडिंग करेगा। और इसी वजह से मिशन को लेकर रशिया की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जब रशिया में मॉस्को से 5,500 किलोमीटर दूर एक स्पेस सेंटर से लूना 25 को रात के अंधेरे में लॉन्च किया गया। क्या आपको पता है कि चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका नहीं बल्कि रशिया था, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। वर्ष 1959 में सोवियत संघ ने लूना 1 और लूना 2 नाम के 2 बड़े मून मिशन लॉन्च किए थे, जिसमें लूना 1 चंद्रमा के बारे में जानकारी देने वाला पहला सफल मिशन था और लूना 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था। यानी दुनिया में चंद्रमा की रेस, चंद्रमा पर पहुंचने की रेस सोवियत संघ ने ही सबसे पहले जीती थी। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया कभी अपना कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेज नहीं पाया। और यहां बात सिर्फ रशिया की नहीं है, दुनिया का कोई भी देश आज तक चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है। लेकिन आज भारत ये इतिहास अब रचने ही वाला है। भारत का चंद्रयान 3 अभी चंद्रमा की कक्षा में है और 23 अगस्त को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है। और यही वजह है कि इस रेस में खुद को पिछड़ते देख रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने लैंडर मिशन को लॉन्च कर दिया। और अनुमान है कि रशिया का लैंडर अब भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत इतिहास रचने से चूक जाएगा और इस रेस में हम पहले नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर होंगे। भारत ने अपना चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया था। रशिया ने अपना लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च किया है। यानी हमारा चंद्रयान 3 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा और रशिया का लूना 25 10 से 12 दिन में ही चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। लूना 25 22 से 23 अगस्त के बीच चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा और हमारा चंद्रयान 3 23 से 24 अगस्त के बीच लैंडिंग करेगा।
और ये दोनों ही अंतरिक्षयान चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, जहां आज तक कोई अंतरिक्षयान सुरक्षित नहीं उतरा है। साउथ पोल पर दोनों अंतरिक्षयानों की लैंडिंग साइट के बीच लगभग 120 किलोमीटर की दूरी होगी, यानी दिल्ली से मथुरा के बीच जितनी दूरी है उतनी ही दूरी आप मान लीजिए इन दोनों यानों के बीच होगी। रशिया का लूना 25 वजन में भी हल्का है। लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है और चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। इसके अलावा इन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि लूना 25 पृथ्वी के 1 साल के बराबर चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी, वातावरण, पानी, आइस मॉलिक्यूल्स और धूल का अध्ययन करेगा, जबकि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। यानी एक मिशन 1 साल का है और दूसरा सिर्फ 14 दिन का है। और इन दोनों अंतरिक्षयानों में सबसे महत्वपूर्ण है इनका चंद्रमा पर पहुंचने का ट्रेवल टाइम। चंद्रयान 3 को पहुंचने में 42 दिन का इतना लंबा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 ने 19 दिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाए। 5 दिन पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए, और अभी यह चंद्रमा की कक्षा में 18 दिन चक्कर लगाने वाला है, जिसमें 6 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन चंद्रयान 3 की तुलना में लूना 25 सिर्फ 5 दिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा और फिर 5 से 7 दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद यह लैंड कर जाएगा, जिसकी वजह से यह चंद्रयान 3 से 27 दिन बाद लॉन्च होने के बाद भी उससे पहले पहुंच जाएगा। और इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है रॉकेट। भारत की तुलना में रशिया ने अपने अंतरिक्षयान को लॉन्च करने के लिए काफी शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जिससे लूना 25 का पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने का ट्रेवल टाइम चंद्रयान 3 के मुकाबले 30 दिन कम हो गया। रशिया ने अपने जिस रॉकेट से लूना 25 को लॉन्च किया, वो इसे सीधे पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए भेज देगा, जिसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी कहते हैं। जबकि भारत का चंद्रयान 3 19 दिन तक सिर्फ पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगा रहा था। भारत ने जिस टेक्निक से पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, उसे स्लिंग शॉट मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए चक्कर लगाता है और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता है। इस टेक्निक में खर्चा बहुत कम आता है और इससे ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट न होते हुए भी अंतरिक्ष मिशन को सफल बनाने की इसमें ताकत आ जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसका फायदा उठाकर ऐसे समय में अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया, जिससे वो भारत से पहले अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर लैंड करा सके। भारत के इसरो ने इस मिशन के लिए रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी को बधाई दी है और रशिया भी शायद खुश है कि अब वो शायद इस रेस में भारत के चंद्रयान से आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया, तब भी भारत का चंद्रयान 3 ज्यादातर जो है वो अपने काम में कारगर तो रहेगा ही। भारत के चंद्रयान 3 में लैंडर के साथ रोवर भी है, जो चंद्रमा की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा और चंद्रमा की सतह से आइस मॉलिक्यूल्स और दूसरे जो नमूने हैं उन्हें इकट्ठा कर सकेगा। लेकिन रशिया के लूना 25 में रोवर नहीं है। रशिया का अंतरिक्षयान सिर्फ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जिसमें 1.6 मीटर लंबा एक रोबोटिक आर्म लगा है, जो चंद्रमा की सतह पर खुदाई करके उसकी मिट्टी और दूसरी चीजें इकट्ठी कर सकेगा। भारत के चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस मिशन के लॉन्च होने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने मून मिशन लॉन्च करने की होड़ अब लग गई है। इस महीने की 26 तारीख को जापान भी अपना लैंडर चंद्रमा पर भेजने के लिए लॉन्च करने वाला है और इसके बाद इस साल 2 और अगले साल 3 वर्षों में 5 और लूनर मिशंस लॉन्च हो सकते हैं और चंद्रमा पर अपने अंतरिक्षयान भेजने की एक जबरदस्त रेस दुनिया में शुरू हो सकती है। और यह रेस वैसी ही है जैसी 1960 के दशक में हुई थी। उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चंद्रमा से जुड़े ज्यादातर मिशन लॉन्च करने की होड़ लगी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा मिशंस। और तब 1957 से 1960 के बीच 14 और 1961 से 1970 के बीच 55 लूनर मिशंस लॉन्च हुए थे। लेकिन 1970 से 2023 के बीच 53 वर्षों में सिर्फ 49 मून मिशंस ही लॉन्च हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 51 मून मिशन रशिया ने लॉन्च किए हैं, 49 अमेरिका ने, 8 चीन ने, 4 जापान और 3 मिशंस भारत ने लॉन्च किए हैं। और चंद्रमा के मामले में खास बात यह है कि दुनिया के अब तक 118 मून मिशंस में से 42 यानी 36% पूरी तरह असफल रहे और 9 मिशन आंशिक रूप से ही सफल रहे।
लेकिन फिर भी चंद्रमा को जीतने के लिए दुनिया के तमाम देशों में अब भी एक रेस लगी हुई है। और अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे हमारे देश की 3 पीढ़ियों ने देखा है, यानी आज की युवा पीढ़ी ने देखा है, इस युवा पीढ़ी के माता पिता ने देखा है और फिर उस पीढ़ी के माता पिता ने भी देखा है। अब आप सोचिए ऐसी फिल्म कौन सी हो सकती है। इस फिल्म का नाम है डॉन। इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह डायलॉग, ये डॉन फिल्म वर्ष 1978 में रिलीज हुई थी और आज 45 साल बाद भी वर्ष 2023 में यह डायलॉग लोगों की जुबान पर वैसे ही चढ़ा हुआ है जैसे 1970 और 80 के दशक में था। हालांकि यहां आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको डॉन के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो डॉन की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब डॉन के किरदार की तीसरी पीढ़ी आपके सामने आने वाली है। वर्ष 1978 में अमिताभ बच्चन डॉन बने, फिर 2006 और 2011 में शाहरुख खान डॉन की भूमिका में नजर आए और अब डॉन 3 में रणवीर सिंह नए डॉन बनेंगे। 2006 में जब अमिताभ बच्चन की जगह शाहरुख खान को डॉन की भूमिका में दिखाया गया तो अमिताभ बच्चन के फैंस बड़े नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो डॉन के किरदार में अमिताभ बच्चन की जगह किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शाहरुख खान ने इसके बाद 2011 में फिर से डॉन 2 में वही किरदार निभाया और तब तक लोग इस नए डॉन को नए रंग ढंग के साथ, एक नए कैरेक्टर के साथ, एक नए चरित्र के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ स्वीकार कर चुके थे। लेकिन अब डॉन 3 के मामले में शाहरुख खान के फैंस भी वही कह रहे हैं जो अमिताभ बच्चन के फैंस एक जमाने में कहते थे कि बिना शाहरुख खान के डॉन फिल्म बन ही नहीं सकती। लोगों की नाराजगी को देखते हुए इस पर डॉन 3 की कहानी लिखने वाले फरहान अख्तर ने अमिताभ बच्चन की डॉन और शाहरुख खान की डॉन को खास बताया। उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि ये दोनों फिल्में ही बहुत स्पेशल रहेंगी और ये कहा कि वो इस फिल्म की महानता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने भी इस पर एक बयान अपना पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की एक फोटो शेयर की है और कहा है कि उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि डॉन का किरदार निभाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को उन पर गर्व होगा। आज का हमारा विश्लेषण डॉन 3 पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि आखिर डॉन में ऐसा क्या था कि इसका जादू 45 साल बाद भी उसी तरह से बरकरार है। आज के जमाने के फिल्म मेकर्स के पास बड़े बड़े बजट्स हैं, कई सौ करोड़ की फिल्में बनती हैं, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वीएफएक्स है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, बड़े बड़े भव्य सेट्स हैं और यहां तक कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिल्मों का प्रचार करने के लिए इंटरनेट पर बड़े बड़े हथियार हैं। डॉन के इस चौथे संस्करण के लाने का मतलब यह है कि इतने सारे संसाधनों के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, इतने पैसे के बावजूद हमारे देश के लेखकों और निर्देशकों के पास मौलिक कहानियों की आज भी बहुत ज्यादा कमी है। आज भी उनके पास मौलिक किरदार गढ़ने की इच्छा शक्ति और कल्पना दोनों ही नहीं है। आज भी हम डॉन की तरह एक नया किरदार गढ़ने में सक्षम नहीं है और इसीलिए आज के जमाने के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर पुरानी फिल्मों के सीक्वल्स ही एक के बाद एक लाते जा रहे हैं। 1978 में आई फिल्म डॉन के लेखक थे सलीम खान और जावेद अख्तर और उनकी जोड़ी उस जमाने में सलीम जावेद के नाम से मशहूर थी। सलीम खान सलमान खान के पिता हैं और जावेद अख्तर फरहान अख्तर के पिता हैं और डॉन के सारे रीमेक्स जो बने हैं वो सब फरहान अख्तर ने ही बनाए हैं, यानी जावेद अख्तर के बेटे ने बनाए हैं। और डॉन 3 की पटकथा भी फरहान अख्तर ने ही लिखी है और प्रोड्यूसर भी वही है। सलीम जावेद की जोड़ी ने शोले, दीवार, जंजीर, त्रिशूल, मिस्टर इंडिया और दोस्ताना जैसी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी और अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि देने वाले और उन्हें असल में सुपरस्टार बनाने में इन दोनों लेखकों का, सलीम जावेद का बहुत बड़ा हाथ था। असल में हमारे देश में जब कोई फिल्म हिट होती है तो हम सिर्फ उस फिल्म के हीरो और हीरोइन को याद रखते हैं और बहुत ज्यादा हुआ तो फिल्म के निर्देशक को भी कुछ तालियां मिल जाती हैं, लेकिन फिल्म लिखने वाले का नाम अक्सर गुमनामी में खो जाता है। आज हम अपने इस विश्लेषण के जरिए आपको यह बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि एक फिल्म और एक किरदार को अमर बनाने में एक लेखक का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमें अपने लेखकों को भी उतना ही श्रेय देना चाहिए जितना हम
एक्टर्स और डायरेक्टर्स को देते हैं। अब आपको बताते हैं कि 1978 में आई फिल्म डॉन से आप क्या सीख सकते हैं। पहली सीख तो यह कि प्रयोग वही करते हैं जो संघर्ष कर रहे होते हैं और जिनमें सफलता की भूख होती है। जो डॉन आई 1978 में, जिस डॉन फिल्म का किरदार आज भी अमर है, उस फिल्म की स्क्रिप्ट को बहुत सारे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। डॉन जैसा कोई व्यक्ति नहीं होता और इस फिल्म की कहानी हकीकत से कोसों दूर है, यह कहकर उस समय देवानंद ने इस फिल्म की कहानी को रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में सलीम जावेद ने यह कहानी अमिताभ बच्चन को सुनाई और इस तरह से इस फिल्म में ऐसे लोगों ने काम किया जो उस समय अपने करियर में संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें ठीक से काम नहीं मिल पा रहा था और वो प्रयोग करने के लिए तैयार थे और यह प्रयोग सफल रहा, हिट रहा। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली भूमिका इसीलिए बनी क्योंकि वो प्रयोग कर रहे थे और जिसे बड़े बड़े हीरो उस समय करना नहीं चाहते थे। आइडिया ओरिजिनल हो और आप प्रयोग करने के लिए तैयार हो, आप प्रतिभाशाली हो, तो वर्षों तक लोग आपकी नकल करेंगे। तो आज हम आपसे बस ये कहना चाहेंगे कि ये जो डॉन जैसी जो फिल्म होती हैं, ये ताजमहल की तरह होती हैं। अगर आज कोई आपसे कहे कि ताजमहल को आज के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाएंगे, तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे? ताजमहल की असली सुंदरता और उसका जादू उसी में है कि उसे उसके मूल रूप में देखा जाए और या फिर जिसे बनाना है वो आज अपने हिसाब से नई तरीके से कुछ और बनाए। इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड हमारे देश में कहा जाता है। तो इटालियन भाषा में डॉन का मतलब होता है बॉस और डॉन को माफिया कल्चर का बादशाह माना जाता है। और आपने देखा होगा जब ये फिल्म आई उसके बाद से हमारे देश में आम बोलचाल की फिल्म में भी डॉन शब्द इस्तेमाल होने लगा। हम बात बात पर आज भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स की बात करते हैं। असल में ये जो पूरा शब्द था ये डॉन फिल्म से ही आया था। कर्म हमेशा धर्म से श्रेष्ठ होता है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल ईश्वर स्वयं देते हैं।